नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पलटवार नॉवल का 14वां पार्ट। इसके बाकी के 13 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पलटवार नॉवल का 14वां पार्ट। नदीम हड्डी दफेदार के पास पहुंचा। बाप, तेरे को मुबारक। वो एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराता हुआ बोला। राजा साहब खल्लास, इधर नारीमन पॉइंट वाले होटल में? हाँ, जैसे सोचा था वैसे छुआ। हाँ, तो ये बोलना सोहल खल्लास। बाप, अगर राजा साहब सोहल है तो वो ही सोहल है। अभी सोहल किसी को दिखाई दे जाए तो बोलना। बाप, जब तेरे को पक्की कि राजा साहब ही सोहल तो साला किधर से दिखाई देगा? अपना हीरो खालिद किधर है? अभी नहीं आया, पर आता ही होगा। हाँ, आता ही होगा। मैं साला उसे खुद शाबाशी देगा। बहुत बड़ा काम किया उसने। एक तो साला इतना बड़ा काम किया, दूसरा सब खुद हैंडल किया। सबसे ज़्यादा दिमाग तब दिखाया जब बोला कि साला राजा साहब रणदीवे को वापस फ़ोन कर रहा था। सच में ऐसे ही हुआ। वापस कॉल आया, पर वो भी अपना खालिद ही सुना। ऐसा बाप? हाँ, तारदेव में ओरिएंटल वालों का ऑफिस जिस बिल्डिंग में है, उसके तहखाने में बिल्डिंग के सारे ऑफिसों के टेलीफोन की तारें आती हैं और आगे एक्सचेंज की केबल से जुड़ती हैं। अपना खालिद उधर से रणदीवे के ऑफिस के फ़ोन की सब लाइन कट किया और उधर एक लाइन पर फ़ोन लगाकर रणदीवे की आवाज़ में राजा साहब को फ़ोन लगाया और वो स्टोरी बोला जो साले राजा साहब को नारीबन पॉइंट के होटल में खींच कर लाया। फिर रणदीवे के लिए वापस कॉल लगाने के इंतज़ार में उसकी खुद की लाइन पर फ़ोन लगा के बैठ गया। कॉल आया तो वो बात किया और ये पक्की हुआ कि कॉल करने वाला रणदीवे ही था। फिर उसने सब लाइन वापस जोड़ दिया। पर बाप, अपना खालिद तो रणदीवे से कभी मिला नहीं। वो तो बोले तो रणदीवे का कभी थोबड़ा भी ना देखा। फिर उसको कैसे मालूम कि रणदीवे कैसे बोलता था? मैं इंतज़ाम किया ना मालूम होने को। कैसे बाप? दफेदार क्षण भर को हिचकिचाया, फिर उसकी वाणी मुखर हो उठी। आम हालात में बाबू बजरंगी की जगह लेने वाले अपने नए लेफ्टिनेंट को शायद वो उतना मुंह न लगाता, लेकिन उस घड़ी हालात आम नहीं थे। उस घड़ी वो बहुत खुश था। बहुत खुश था कि जिस शख्स को कॉल पर फतेह पाया समझा जाता था, जिसे बखिया ना ख़त्म कर सका, इकबाल सिंह ना ख़त्म कर सका, गजरे ना ख़त्म करा सका, दिल्ली के दादा झामानी एंड कंपनी ना ख़त्म करा सके, खुद भाई ना ख़त्म करा सका, वो उसके कराए जहन्नुम रसीद हुआ था। और अभी तो उसने उस बाबत रिकी ओफे वगैरह से शाबाशी बटोरनी थी। बोले तो मई के महीने में वो बोला, भाई के कहने पर एक बार मैं रणदीवी के पास गया था और उसके ऑफिस में भाई का ये संदेशा देने के लिए उससे मिला था कि भाई को होटल सी व्यू मांगता था। तब भाई के हुक्म पर मैं वो तमाम बातचीत रिकॉर्ड करके लाया था। रिकॉर्डिंग का वो टेप ही अपना खालिद बार बार सुना और एंड रणदीवे की तरह बोलना सीखा। बढ़िया। पहले अपना कमाल वो भाई के लहजे की नकल करके भी दिखा चुका था जब उसने भाई बनकर अंधेरी वाले अवधूत को कॉल लगाया था, ताकि उसको यकीन हो पाता कि भाई जिंदा था। साला तब भी कमाल किया। अवधूत को ज़रा शक न हुआ कि दूसरी तरफ से भाई नहीं कोई और बोल रहा था। इस वास्ते मेरे को पक्की था कि इस बार भी वो कमाल ही करके दिखाएगा। कमाल करके दिखाया। इसका यही सबूत है कि राजा साहब मरने के लिए नारीमन पॉइंट वाले होटल में पहुंच गया। पर बाप, टेम बम किस लिए? जब राजा साहब सामने था तो सीधे शूट ही कर देता। वो साला 5 स्टार डिलक्स होटल, उधर साला शूटिंग करके सेफ निकलने में लोचा। टाइम बम तो साला आराम से बाद में फटा, जबकि वो होटल में था ही नहीं। बरोबर बोला बाप। अभी खालिद भाई को बड़ा इनाम देना बाप। हाँ, उसकी उम्मीद से बड़ा। आते ही उसे मेरे पास लाना। जो मांगेगा मैं देगा। बरोबर बाप। अभी मेरा आधा काम हुआ है। क्या बोला बाप? बाकी आधा काम भी ऐसा फिट किया कि साला होके रहेगा। बाकी आधा काम कौन सा बाप? मेरे को साला होटल सी व्यू ढेर हुआ देखना मांगता है। बाप, इतना टाइम कोशिश किया, एक टाइम भी हुआ तो कुछ भी नहीं। इस टाइम होएगा। बहुत यकीन से बोलता है बाप। हाँ, अभी देखना। बोले तो वो सब भी अपना खालिद सेट किया है। ऐसा बाप? हाँ, तेरे को भाव देने से पहले बाबू बजरंगी बहुत तैयारी किएला था और तेरे को नहीं मालूम। अभी मालूम होना मांगता भी नहीं, पर इतना बोलता है बाबू बजरंगी ने जो किया वो तेरे को बोलता तो तू भी कर लेता। खालिद जो किया साला कोई कर ही नहीं सकता था।
कमाल का भीड़ू निकला ये खालिद। भाई जिंदा होता तो कितना खुश होता। बाप, मैं तेरे को होटल ढेर होने का अभी मुबारकबाद बोलता है। कबूल। सुहाब और इरफान बार में पहुंचे। रणदीवे एक कोने की टेबल पर अपने जैसे एक सूट बूटधारी व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था। दोनों सामने जा खड़े हुए। रणदीवे ने सिर उठाया। आपसे ज़रूरी बात करना है, सुहाब बोला। करो, रणदीवे बोला। सुहाब ने दूसरे व्यक्ति की तरफ देखा। वो व्यक्ति समझदार था, अदब वाला था, इसलिए उठ खड़ा हुआ। मेरे को ज़रा टॉयलेट जाने का है, वो बोला। होके आता हूँ। लंबे डग भरता वो वहाँ से रुखसत हो गया। दोनों रणदीवे के सामने बैठ गए। राजा साहब मिले? रणदीवे बोला। बाप, इरफान बोला, तुम्हारे को नहीं मालूम था प्रिंस एल्बर्ट स्ट्रीट क्या है? अभी मैं बताता है। वो इस होटल के सबसे ऊपरले माले पर तुम्हारे नाम बुक है। मेरे नाम? रणदीवे अचकचाकर बोला। ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के नाम, सुहाब बोला। नॉनसेंस, हमने यहाँ कोई स्वीट बुक नहीं कराया, फिर भी बुक है। बराए मेहरबानी जाके पता कीजिए ऐसा क्यों कर हुआ। बात क्या है? आप जाइए तो सही, बात आपको वैसे ही मालूम हो जाएगी। ओके। वो चला गया। पीछे वो दोनों प्रतीक्षा करते रहे। उनकी अपेक्षा से ज़्यादा देर लगाकर चेहरे पर गहन गंभीरता के भाव लिए रणदीवे वापस लौटा। टॉप फ्लोर पर बम फटा है, वो बोला। दोनों खामोश रहे। यहाँ जो मैनेजर बुकिंग हैंडल करता है उसका नाम नायक है। वो मेरा वाकिफ़ है। मई में होटल में मैंने अपनी लड़की की शादी की थी, इसलिए। सर, सुहाब ने बेसब्रेपन से उसकी बात काटी। प्लीज़ कम टू द पॉइंट। रणदीवे तनिक हड़बड़ाया, संभला और फिर बोला। नायक कहता है कि आज दोपहर बाद मैंने उसे फ़ोन किया था और आज रात के लिए प्रिंस एल्बर्ट स्ट्रीट की बुकिंग मांगी थी। ऐसी बुकिंग कंपनी के नाम बिल होती है, इसलिए इमीडिएट पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नायक कहता है कि 1 घंटे के बाद ही 70,000 के एक ड्राफ्ट के साथ एक युवक वहां पहुंच गया। उसने ड्राफ्ट जमा कराया, स्वीट का पोजीशन हासिल किया और हिदायत दी कि 9 बजे से पहले उधर कोई कदम न रखे, क्योंकि मेहमानों की आमद 9 बजे से शुरू होने वाली थी और तभी वहाँ वेटिंग या केटरिंग की किसी सर्विस की ज़रूरत पड़ने वाली थी। बकौल नायक, कॉर्पोरेट बुकिंग में एक तो ऐसी एडवांस पेमेंट ही असाधारण घटना थी, दूसरे वो चेक से होने की जगह ड्राफ्ट से हुई थी। इस बाबत आपको फ़ोन करता, कहता है इरादा किया था, लेकिन इतनी मामूली बात को लेकर उसने मुझे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा था। अब आप ये तो समझ रहे हैं ना कि वो बुकिंग बोगस थी। हाँ, लेकिन नायक दावे के साथ कहता है कि उसने इस बाबत मेरे से बात की थी। उसे मेरी आवाज़ पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मेरे को भी राजा साहब को भी नहीं हुई थी। क्या मतलब? सुहाब ने मतलब समझाया। हे भगवान, वो खामोश हुआ तो रणदीवे बोला। इतना बड़ा षड्यंत्र, सब राजा साहब को यहाँ बुलाकर उनको मार डालने की दुश्मनों की चाल थी। जी हाँ, एक अनोखे इत्तेफाक के तहत। इरफान बोला। मेरे को बाप, तुम लॉबी में दिखाई ना दे गया होता तो चाल कामयाब से चल भी गई होती। यानी कि राजा साहब सेफ हैं? किसी को बोलने का नहीं बाप, पर जवाब है हाँ। थैंक गॉड, आप हमारे अपने हैं, सुहाब बोला। हमारी तरफ हैं, इसलिए आपको बोला। आप इस बाबत आगे किसी को बोलेंगे तो हमारा मकसद हल नहीं होगा। मकसद? हम चाहते हैं कि दुश्मन कुछ अरसा यही सोचकर हमारा पीछा छोड़े रहे कि वो राजा साहब को ढेर करने में कामयाब हो गया। दुश्मन यानी कि भाई, और उसका एक खास लेफ्टिनेंट इनायत दफेदार, जो कि आजकल बहुत फैल रहा है, बहुत पसर रहा है। इनायत दफेदार, यही आदमी भाई का पैगाम लेकर मेरे पास आया था और होटल के पोजीशन की बाबत बाकायदा मुझे धमका के गया था। आजकल ये अपने आप को भाई से 10 हाथ ऊंचा साबित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी जानकारी के लिए, राजा साहब गजेंद्र सिंह ने जब यहाँ लॉबी में कदम रखा था तो उनको कई लोगों ने पहचाना था। ऐसा? हाँ, वो मेरी बेटी की शादी में आए थे। तब उनकी शानो शौकत से मुतासिर होकर क्या गेस्ट, क्या होटल का स्टाफ सब पूछते थे वो कौन थे। इस वजह से स्टाफ तो उन्हें पहचानता ही है। सीवीयू के मौजूदा मालिक के तौर पर लॉबी में मौजूद 2-4 लोग भी पहचानते थे। सब बयान देंगे कि उन्होंने राजा साहब को लिफ्ट से ऊपर जाते देखा था, लेकिन नीचे आते नहीं देखा था। ऊपर बम की चपेट में एक आदमी आया बताया जाता है। किसी और तरीके से उसकी शिनाख्त ना हो सकी तो उसकी शिनाख्त ये भी एक तरीका होगा। पुलिस पहुंच गई? हाँ जनाब, हमने आपके रंग में भंग डाला है, लेकिन यहाँ के आइंदा हालात की हमें आपसे बेहतर जानकारी हो सकती है, इसलिए ऐसा करना हमारी मजबूरी थी। मुझे शिकायत नहीं, आपके गेस्ट को होगी। वो भले आदमी हैं, हमारे उठे बिना नहीं लौटेंगे। हम बार में कहीं और जाके बैठते हैं। आप गाहे बगाहे बाहर का चक्कर लगाते रहिएगा और कोई नई बात जानकारी में आए तो हमें बताइएगा। ठीक है। दोनों उठ खड़े हुए।
बम फटने की वारदात क्योंकि टॉप क्लास होटल में हुई थी, इसलिए उसकी खबर पुलिस कमिश्नर जुआरी तक भी पहुंची। लेकिन जब उसे पता चला कि बम होटल के टॉप फ्लोर पर फटा था और उसकी चपेट में आकर सिर्फ एक आदमी हलाक हुआ था, तो वह आश्वस्त हो गया कि वो कोई आतंकवादी घटना नहीं थी। वो आतंकवादी घटना होती तो बम भीड़ भरी लॉबी में फटता या ग्राहकों से भरे होटल में किसी रेस्टोरेंट में फटता। लेकिन जब थोड़ी देर बाद दूसरी खबर उस तक ये पहुंची कि बम से मरने वाला वाहिद शख्स होटल सी व्यू का मौजूदा मालिक राजा गजेंद्र सिंह हो सकता था, तो वो चौकन्ना हुआ। तत्काल उसने डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को तलब किया। एक्सप्लेन, कमिश्नर बोला। सर, होटल के टॉप फ्लोर पर सिर्फ एक ही स्वीट है। डीसीपी, जिसका नाम सावंत था, बोला, जो कि प्रिंस एल्बर्ट स्वीट के नाम से जाना जाता है। वारदात के वक्त वो स्वीट ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के नाम से बुक था। एशली का मैनेजर नायक कहता है कि ओरिएंटल के चेयरमैन रणदीवे ने खुद फ़ोन करके स्वीट बुक कराया था, लेकिन ओरिएंटल के ऑफिस से इस बात की तस्दीक नहीं हुई। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई बुकिंग नहीं कराई थी। आगे आगे 7:05 पर राजा गजेंद्र सिंह को वहां पहुंचते देखा गया था। कई गवाहों ने इस बात की तस्दीक की है वो सीधे जाकर स्वीट वाले फ्लोर पर जाने वाली प्राइवेट लिफ्ट में सवार हुए थे। बम 7:30 बजे करीब फटा बताया जाता है। तब तक किसी ने उन्हें नीचे आते नहीं देखा था। लाश क्या कहती है? लाश बुरी हालत में पाई गई थी, लेकिन राजा साहब की फेमस पोशाक और हीरे जवाहरात के भगनावेश लाश पर मिले थे। दाढ़ी, मूछ, केस सब झुलस गए, जैसे कि थे ही नहीं। चेहरा जलकर काला हुआ पाया गया। अलबत्ता पुखराज जड़े ब्रोच वाली लाल पगड़ी सिर पर से उछलकर बहुत परे जा गिरी थी, इसलिए कदरन अच्छी हालत में पाई गई थी। क्या ये तमाम बातें शनाख्त के लिए काफ़ी नहीं? काफ़ी है, लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जिनमें से एक अजीब लगती है और दूसरी निर्विवाद रूप से हकीकत को झुटलाती है। अजीब बात क्या हुई? राजा साहब के तमाम हीरे जवाहरात नकली निकले, रोलेक्स की घड़ी नकली निकली और सोने का भारी कड़ा सोने का नहीं था। कमाल है। दूसरी बात, वो आदमी मुसलमान था। कमिश्नर तत्काल कुर्सी पर सीधा हुआ। क्या? उसके मुंह से निकला। उसका खतना हुआ था। सिख का खतने से क्या मतलब? ये पक्की बात है? यस सर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जब ये बात कही तो मैंने खुद लाश का मुआयना किया। सर, द पर्सन हु डाइड वाज सर्कमसाइज्ड। कमिश्नर कितनी ही देर खामोशी से उस बात पर मनन करता रहा। उसे इस बात पर कोई शक नहीं था कि राजा गजेंद्र सिंह NRI फ्रॉम नैरोबी असल में सोहल था और सुरेंद्र सिंह नाम का खालिस सरदार था। फिर एक मुसलमान का राजा साहब होने का क्या मतलब? आप 1 मिनट बाहर बैठिए, एकाएक कमिश्नर बोला। लेकिन जाइएगा नहीं, अभी मुझे आपसे काम है। डीसीपी सावंत ने सहमति में सिर हिलाया, उठकर सैल्यूट मारा और बाहर निकल गया। कमिश्नर ने एक फ़ोन अपने करीब घसीटा और खुद होटल सी व्यू का नंबर डायल किया। होटल सी व्यू, गुड इवनिंग। तत्काल दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं मुंबई पुलिस का कमिश्नर जुआरी बोलता हूँ। कमिश्नर बोला, राजा साहब से बात कराओ। आई विल पुट यू टू हिज ऑफिस सर। यस प्लीज। क्वेश्चन बाद एक दूसरा स्त्री स्वर सुनाई दिया। कमिश्नर ने फिर मांग दोहराई। राजा साहब तो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। जवाब मिला। तुम कौन हो? मैं उनकी PA हूँ। उनके एक सेक्रेटरी भी तो है, मिस्टर कॉल है, लेकिन आजकल वो आउट ऑफ स्टेशन है। राजा साहब जब ऑफिस से बाहर जाते हैं तो पीछे बताकर नहीं जाते कि कहाँ जा रहे हैं, बताकर जाते हैं। कहाँ गए? एक मीटिंग अटेंड करने के लिए होटल एशले क्राउन प्लाजा गए हैं। अकेले? साथ में सिक्योरिटी ऑफिसर इरफान अली गए हैं। मेरा उनसे फ़ौरन बात करना बहुत ज़रूरी है। कैसे मुमकिन होगा? सॉरी सर, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कोई तो कर सकता होगा। मैं किसी जिम्मेदार आदमी से बात करना चाहूँ तो किससे करूँ? सर, आप जनरल मैनेजर मिस्टर कपिल उदेनिया से बात कर सकते हैं। ये कॉल उनको ट्रांसफ़र हो सकती है? जी हाँ, करो। लाइन पर खामोशी छा गई। कमिश्नर रिसीवर कान से लगाए प्रतीक्षा करता रहा। हेलो। फिर नई मर्दाना आवाज़ आई। उदेनिया दिस साइड। उदेनिया। कमिश्नर बोला, मैं पुलिस कमिश्नर जुआरी बोल रहा हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? मेरा राजा साहब से फ़ौरन बात करना निहायत ज़रूरी है। मुझे मालूम हुआ है कि वो होटल एशले क्राउन प्लाजा में ज़रूरी मीटिंग में मशरूफ़ है। उनके साथ आपका सिक्योरिटी ऑफिसर इरफान अली है, जो कि यकीनन मीटिंग में राजा साहब के साथ नहीं होगा। आप फ़ौरन किसी भी तरह उससे कांटेक्ट करें। उसके पास मोबाइल हो तो बात ही क्या है, ना हो तो होटल में फ़ोन करके उसे पेश करवाएं और फ़ौरन पुलिस हेडक्वार्टर में मेरे सामने पहुंचने को बोलें। एशले क्राउन प्लाजा से हेडक्वार्टर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वो वाजिब टाइम से ज़्यादा देर में पास पहुंचा तो मैं समझूंगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। फिर इसका नतीजा गंभीर होगा। यू रेस्ट एश्योर्ड सर, वो गोली की तरह आप तक पहुंचेगा। बस मेरा उससे कांटेक्ट हो जाए। दैट्स योर प्रॉब्लम, सॉल्व इट प्रॉम्प्टली।
कमिश्नर ने फोन बंद कर दिया। देशमुख के मोबाइल की घंटी बजी। उस वक्त रात के 8:30 बजने को थे और वो कोई आधा घंटा पहले ही शहजाद दादरवाला से फारिग हुआ था और अपने ऑफिस में वापस लौटा था। वहां पहुंचते ही उसने भिंडी बाजार की ट्रैवल एजेंसी में फ़ोन लगाया था, जिसके जवाब में उसकी उम्मीद से बहुत जल्दी वापस फ़ोन आया था। मोबाइल की स्क्रीन पर दर्ज हुआ नंबर उसके लिए अननोन था, इसलिए उसे लग रहा था कि वही कॉल आई थी जिसका उसे इंतज़ार था। उसने कॉल रिसीव की। देशमुख पूछा गया। हाँ। बिल्डर मैरिन ड्राइव वाला? हाँ। भाई से बात करना मांगता है? हाँ। भाई बिजी, मेरे को बोला तेरे को कॉल लगाने को। मैं दफेदार, इनायत दफेदार, जो बोलने का है मेरे को बोलने का है। कोई वांदा नहीं। क्या मांगता है? मैं भाई के दरबार में अपना क्रेडिट बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाएगा? भाई के काम की एक कड़क खबर है मेरे पास। बोलने का है? वो खबर तभी कड़क है अगर मेरे फेलो बिल्डर शहजाद दादरवाला से भाई का कोई पंगा है ना? खबर बोल। वो फरार होने की तैयारी कर रहा है। ऐसा? हाँ। पक्की करके मालूम है? हाँ। कैसे मालूम है? आज अपना सारा बिजनेस मेरे को बेच दिया। बैंकों की, कोर्ट कचहरी की लिखा पढ़ी के लिए आज सारा दिन मेरे साथ था, तभी ढूंढे नहीं मिल रहा था। अभी 8 बजे से ज़रा पहले मेरे से अलग हुआ। उसके जाते ही मैंने भिंडी बाजार फ़ोन लगाया। अभी किधर गया? अपने घर। घर किधर है? कफ परेड, उधर एक पेंट हाउस अपार्टमेंट है। पूरा पता बोल। देशमुख ने बोला। बढ़िया, आगे से जवाब मिला। अभी कट करता है। कट करने से पहले एक बात तो बताओ। क्या? ये बात मेरी लेज़र की क्रेडिट साइज में दर्ज होगी या नहीं? क्या बोला? किसी शाबाशी, किसी इनाम का हकदार में बन पाया या नहीं? बना ना? बरोबर बना। अभी देखना क्या होता है। लाइन कट गई। इरफान और सुहाब दोनों कमिश्नर के हुजूर में हाजिर हुए। बैठो, कमिश्नर बोला। दोनों झिझकते कमिश्नर के सामने 2 कुर्सियों पर बैठे। कमिश्नर ने खामोशी से दोनों का मुआयना किया। उसकी खोजी निगाहों के नीचे विचलित होते दोनों पहलू बदलते रहे। अगर मेरी याददाश्त दगा नहीं दे रही, आखिरकार कमिश्नर बोला, तो पिछले से पिछले इतवार 27 तारीख की रात को तुम दोनों राजा साहब के साथ फोर्ट थाने में मौजूद थे। दोनों की सिर सहमति में हिले, यानी कि राजा साहब के खास हो। किसी ने उत्तर ना दिया। 31 की रात को राजा साहब कौन बना था? ये तो नहीं बना था। उसने इरफान की तरफ इशारा किया, क्योंकि इसने हमें लॉबी में रिसीव किया था और फ्रेंच रेस्टोरेंट में ये तब भी हमें दिखाई देता रहा था जबकि हम राजा साहब की सोबत में थे। तो राजा साहब तुम बने थे? सुहाब ने और ज़्यादा बेचैनी से पहलू बदला। या तुम दोनों जैसा राजा साहब का खास कोई और भी है? सर आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? 31 को आप राजा साहब से ही मिले थे। जानते हो ये डोज तुम किसे दे रहे हो? सर, मुंबई पुलिस के कमिश्नर को। तुम मुझे अंधा समझते हो? सुहाब के मुंह से बोलना फूटा। आई एम अ कॉप, ए सुपर कॉप एट दैट। दैट्स वाई आई एम अ टॉप बॉस ऑफ पुलिस फोर्स एंड आई एम अ कॉप ऑन 24 आवर्स बेसिस। अंडरस्टैंड? यस सर, यू बेटर डू। आज भी राजा साहब के भेष में एसली क्राउन प्लाजा में तुम पहुंचे थे, क्योंकि तुम्हारा ये अनपढ़ जोड़ीदार इस रोल के लिए फिट नहीं है। जहां राजा साहब के कत्ल की साजिश रची गई थी, जिसकी कि किसी तरीके से तुम लोगों को भनक लग गई थी, तुमने प्रिंस एल्बर्ट स्वीट में दुश्मन के आदमी को अपनी, यानी कि राजा साहब की पोशाक में बम विस्फोट के चपेट में आ जाने दिया था और खुद अपने मौजूदा हुलिये में वहां से खिसक गए थे। इसी वजह से राजा साहब को गवाहों ने ऊपर स्वीट में जाते देखा था, लेकिन लौटते नहीं देखा था। 1 सेकंड में कबूल करो, मैंने कहा वो सच है, वरना तुम्हारी खैर नहीं, वरना राजा साहब की भी खैर नहीं। सच है, सुहाब मरे स्वर में बोला। इरफान ने उसे कोहनी मारी। सच है, सुहाब ने दोहराया। मरने वाला कौन था? कमिश्नर ने पूछा। नहीं मालूम, लेकिन नाम खालिद बताता था। साजिश की भनक कैसे लगी? बिल्कुल इत्तेफाक से लगी। खुदा ने रहम किया इसलिए लगी। कैसे? इरफान ने बताया। अभी क्या इरादा है? क्या इरादा होना है सर? सुहाब बोला। अभी बच गए, आगे और एहतियात बरतेंगे, लेकिन खून का खेल जारी रखोगे। खुदा गवाह है सर, हमने कभी पहल नहीं की। मरने से बचना हो, इरफान भरे कंठ से बोला, तो मारना पड़ता है। क्यों मारना पड़ता है? मुल्क में कायदा कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब क्या बोलेंगे बाप? तुम हाकिम है, बड़ा हाकिम है, तो मेरे सामने मुंह फाड़ कर अपनी शामत बुलाना है, वरना तुमसे क्या छुपा है। हम अपनी पोल नहीं खोलना चाहते, सुहाब विनयशील स्वर में बोला। लेकिन हकीकत यह है कि राजा साहब को खत्म करने की ये कोई पहली कोशिश नहीं थी, लेकिन पहली कामयाब कोशिश थी। कमिश्नर बोला। दुश्मन की निगाह में, दुश्मन को जब पता चलेगा कि मरने वाला राजा साहब नहीं कोई और था, तो वो और कोशिश करेगा, बरोबर करेगा। तुम ऐसा चाहते हो? हम क्यों चाहेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते।
इसलिए तो चाहते हैं, इरफान बोला, कि दुश्मन समझे कि उसकी चाल कामयाब हुई। उसने राजा साहब को ढेर कर दिया। चाहने से कैसे होगा? ये बात तो खुल भी चुकी है कि जो मरा है वो राजा साहब नहीं है। खुल भी चुकी है? सुहाब हक बकाया सा बोला। हाँ, पुलिस को यकीनी तौर से मालूम है कि मरने वाला राजा साहब नहीं था। ओह, तुमने अभी खुद बताया कि मरने वाले का नाम जान चुके थे। वो मुसलमान था, तुम खुद मुसलमान हो। फिर तुम दोनों में से किसी को ना सूझा कि उसका खतना हुआ होगा? बराबर सूझा बाप साहब, जवाब इरफान ने दिया। पर सोचा ब्लास्ट में लाश का कुछ नहीं बचने वाला था। कुछ बचा, शिनाख्त के लिए कुछ बचा, जिसकी वजह से हमें मालूम है कि मरने वाला राजा साहब नहीं हो सकता। इरफान खामोश रहा। अब तुम क्या पसंद करोगे? तुम्हारे उस्ताद की भलाई किसमें है? हम तो यही चाहते हैं, सुहाब व्यग्रता से बोला, कि कुछ अरसे तक राजा साहब को मरा समझा जाए। वैसे है कहाँ तुम्हारा उस्ताद? कहीं बाहर है। न्यू ईयर ईव को मुंबई में नहीं था तो उससे पहले से ही बाहर होगा। 29 से मंगल की सुबह से बाहर है। कब लौटेगा? कोई खबर नहीं। गया कहाँ? यहाँ से राजनगर गया। आगे कहीं और भी जाना था। आगे जहाँ जाना था उसके अलावा भी कहीं गया हो सकता है। गया क्यों? सुहाब खामोश हो गया। खैर, किसी भी वजह से गया, वो बात अहम नहीं। बहरहाल मैंने तुम्हें यही जानने के लिए तलब किया था कि जो वारदात हुई उसकी असलियत उजागर होने में तुम्हें राजा साहब को फ़ायदा है या उसके ढके रहने में? सुहाब ने हैरानी से कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर, जो अब तक बहुत सख्त हाव भाव दिखा रहा था, बड़े रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। ढके रहने में? सुहाब धीरे से बोला, ऐसा ही होगा। कल के अखबारों में राजा साहब की हादसे में मौत की खबर छपेगी। लेकिन पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि यह सिलसिला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं, क्योंकि जो आदमी असल में मरा है वो गायब होगा। एग्जैक्टली, जिसका नाम तुमने खालिद बताया, साजिश रचने वालों को उसके लौटने का इंतज़ार होगा। वो कुछ अरसा उसकी वापसी में देर को इत्तेफाक मानेंगे, फिर सब समझ जाएंगे। सर, उस कुछ अरसे की राहत भी कम न होगी। समझ लो वो राहत तुम्हें मिल गई। कमिश्नर एक क्षण ठिठका और फिर बोला, कर्टेसी कमिश्नर, मुंबई पुलिस। सर, हम मशकूर हैं और आपके अजीमोशान किरदार के आगे सर निंगू है। इतना हम्बल होने की ज़रूरत नहीं। कांटे से कांटा निकलता है। यूँ समझो, हमने इस इमदाद से राजा साहब का नहीं, अपना मतलब निकाला। सुहाब खामोश रहा। जा सकते हो। दोनों ने उठकर कमिश्नर का अभिवादन किया और वहाँ से रुखसत हुए। पीछे कमिश्नर ने डीसीपी सावंत को तलब किया। मरने वाला? कमिश्नर गंभीरता से बोला, राजा गजेंद्र सिंह नहीं था या नहीं हो सकता था, इस बात को अभी राज रखना है और इस बाबत आगे स्टाफ को भी कड़ी हिदायत देनी है। मीडिया को इस बाबत बयान आपने देना है और कहना है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से यही स्थापित हुआ है कि मरने वाला राजा गजेंद्र सिंह था। असल में ऐसा नहीं था। ये बात अगर लीक हुई तो मैं तमाम के तमाम अमले को सस्पेंड कर दूंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ प्लीज गो एंड टेक चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यस सर। एंड प्रेजेंट ट्रिकी सिचुएशन। यस सर। चैप्टर 5। गुरुवार 7 जनवरी, मुंबई राजनगर सुनामपुर। दादरवाला के कफ परेड वाले स्थित पेंट हाउस अपार्टमेंट में लिव इन नौकर कोई नहीं था। वैसे 2 मेड वहाँ काम करती थी, जिनमें से एक सुबह 6 बजे आती थी और 3 बजे तक ठहरती थी। दूसरी दोपहर 2 बजे आती थी और 11 बजे तक ठहरती थी। अपार्टमेंट में दाखिल होने के लिए दोनों के पास प्रवेश द्वार की अपनी चाबी थी। उन दिनों क्योंकि दादरवाला की फैमिली वहाँ नहीं थी, इसलिए उसने शाम वाली मेड की छुट्टी की हुई थी और सुबह वाली मेड को 9 बजे आकर 6 बजे जाने का आदेश दिया हुआ था। उस सुबह वो मेड अपार्टमेंट में पहुंची तो उसे सारे अपार्टमेंट में कुकिंग गैस की गंध फैली महसूस हुई। ज़रूर साहब ने पिछली रात किचन में कोई काम किया था। मेड ने मनी मन सोचा और गैस ठीक से बंद करना भूल गए थे। वो सीधे किचन के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाज़ा खोला तो गैस का तीखा भभूका उसके नथुनों से टकराया। नाक को ढककर उसने भीतर झांका तो उसके नेत्र फट पड़े। कुकिंग रेंज के ओवन का ढक्कन खुला हुआ था। साहब किचन में फर्श पर यूं पड़ा था कि उसका सिर ओवन के भीतर था। वो चीखें मारती वहाँ से भागी। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर नीचे से फ्लैटों में से लोग बाग वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले किसी ने गैस को ऑफ किया, फिर दादरवाला का मुआयना किया और पुलिस को फ़ोन किया। आनन फानन पुलिस वहाँ पहुँची। अपनी शुरुआती तफ्तीश से जिसने ये नतीजा निकाला कि पिछली रात किसी वक्त गैस की भट्टी में सिर डालकर अपार्टमेंट के मालिक शहजाद दादरवाला ने आत्महत्या कर ली थी। शहजाद दादरवाला से इलाके की पुलिस वाकिफ़ थी और बतौर बिल्डर उसकी दुश्वारियों से भी वाकिफ़ थी। इसलिए उन्हें यह बात बिल्कुल अजीब न लगी कि पिछले दिनों जिस बिल्डर के टॉप के प्रोजेक्ट का एक विंग ढह गया था और यूं उसे भारी माली नुकसान उठाना पड़ा था, उसने हालात से घबराकर आत्महत्या कर ली थी।
तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि पिछले रोज मरने वाले ने अपना बिजनेस देशमुख नाम के अपने एक फेलो बिल्डर को भारी घाटा उठाकर बेच दिया था। देशमुख ने बयान दिया कि उस घाटे ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था और उसने साफ कहा था कि यूं बर्बाद होने से तो मर जाना अच्छा था। जो बात देशमुख ने पुलिस को न बताई वो ये थी कि उसने दादरवाला को एक सूटकेस में बंद करके 10 करोड़ रुपया नकद दिया था। वैसा कोई सूटकेस फ्लैट से बरामद नहीं हुआ था। मकतूल दादरवाला की ये भी ट्रेजेडी थी कि जिस 10 करोड़ रुपए की वसूली से बचने के लिए वो दफेदार के खात्मे के षड्यंत्र में शरीक हुआ था, वो रुपया फिर भी ना बचा था। दफेदार के रोकड़े के खाली होते घड़े में दादरवाला की कंट्रीब्यूशन की बूंद फिर भी टपकी थी। सुबह चाय चुसकते हुए विमल ने उस रोज के अखबार पर निगाह डाली। मुखपुष्ट की हेडलाइन सामने आते ही वो चाय पीना भूल गया। 4 कॉलम की चौड़ाई की हेडलाइन थी, एनआरआई किल्ड इन होटल बम ब्लास्ट, विक्टिम आइडेंटिफाइड एज राजा गजेंद्र सिंह। जल्दी जल्दी उसने हेडलाइन के नीचे छपी होटल एशले क्राउन प्लाजा मुंबई में हुई इस वारदात का वृतांत पढ़ा, जिसका शिकार वाहिद शख्स होटल सीव्यू का मौजूदा मालिक राजा गजेंद्र सिंह हुआ था। दुश्मनों की निगाह में सोहल को ढेर करने की अपनी कोशिश में वो आखिर कामयाब हुए थे। अब उसके सामने बड़ा सस्पेंस ये था कि उसकी जगह कौन मरा था। एक ही नाम उसे सूझा, सुहाब। उसका मन ग्लानि से भर उठा। उसकी वजह से सुहाब की जान गई थी। दाता तेरी कुदरती तू है जाने और न दूजा जाने। अब उसका वहाँ टिके रहना मुमकिन नहीं था। अब उसका जल्द से जल्द मुंबई वापस लौटना ज़रूरी था। उसने अखबार एक तरफ फेंका और फ़ोन उठाकर फ्रंट डेस्क पर कॉल लगाई। जवाब मिला तो वो बोला, आई वॉन्ट अ प्लेन टिकट टू मुंबई। आई विल पुट यू ऑन टू इन हाउस ट्रेवल एजेंसी सर। यस प्लीज डू। क्वेश्चन बाद नई आवाज़ आई तो उसने अपनी दरख्वास्त दोहराई। कब जाना चाहते हैं सर? आज शाम। आज तो मुमकिन नहीं सर। तो कल सुबह? वो भी मुमकिन नहीं सर। उसे किसी भी तरह मुमकिन करो। मैं इस काम की कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। मेरा मुंबई पहुँचना निहायत ज़रूरी है। होल्ड कीजिए। विमल को कई क्षण होल्ड करना पड़ा। आखिरकार जवाब मिला, सर कल तक किसी भी एयरलाइंस की किसी भी फ़्लाइट से कोई इंतज़ाम मुमकिन नहीं। सब फ्लाइट सॉलिड बुक है, लेकिन परसों सहारा की लेट नाइट फ़्लाइट में इंतज़ाम हो सकता है। कितना लेट? रात 10:30 बजे। मेरे लिए उसका टिकट निकालो, लेकिन कल की फ़्लाइट्स पर और परसों की अर्ली फ़्लाइट्स पर वॉच रखो। कभी कोई कैंसलेशन भी होता है। ऐसा कुछ हुआ तो आपके लिए एडजस्ट किया जाएगा। थैंक यू। योर गुड नेम सर? विमल ने बताया। एंड रूम नंबर सर? विमल ने वो भी बताया। पेमेंट थ्रू माई होटल बिल। राइट सर। उसने संबंध विच्छेद किया और फिर विकास गुप्ता को फ़ोन किया। तत्काल उत्तर मिला, तुम्हें दूसरी आइटम सौंपने का वक्त आ गया है। विमल बोला, ठीक है। जवाब मिला, सुनामपुर पहुंचना होगा। नो प्रॉब्लम। हॉट आइटम है, मैं हैंडल कर लूँगा। हाथ आने की गारंटी नहीं है। हाथ आ जाने के बाद भी कोई पंगा पड़ सकता है, इसलिए सारा सिलसिला वक्त की बर्बादी भी साबित हो सकता है। आई डोंट माइंड सर। गाड़ी ऐसी लेकर आना जो 108 किलो वजन ढो सके। ऐसा ही होगा सर। आप बताइए सुनामपुर में कहाँ पहुँचना होगा, कब पहुँचना होगा? विमल ने सब समझाया। चिरकुट इनायत दफेदार के सामने पेश हुआ। अभी क्या है? दफेदार अप्रसन्न भाव से बोला, कोई खास बात ना निकला तो मैं तेरा साला ऐसा दुम ठोकेगा कि हफ्ता भर पैंदे पर बैठ नहीं पाएगा। बाप, खास से भी खास बात है। चिरकुट खुशी से झूमता बोला, बोले तो ऐसा खास बात है जैसा मुद्दत से तू मेरे को नहीं सुनाया। ऐसा क्या? बरोबर बाप, बोल। दफेदार का लहजा नर्म हुआ। ऐसा क्या खास बात है? बाप, मैं सोहल की जोरू का पता निकाल के लाया। क्या? नीलम, जो सोहल की घर से है, मालूम? नीलम मालूम। तू ये बोलना मांगता है कि पिछले साल 16 मई को दिल्ली में भाई के साथ बीते वाक़ये के बाद से, दिल्ली के भाई लोगों की गिरफ्त से आज़ाद होने के बाद से, जो औरत कभी किसी को दिखाई ना दी, जो यूं गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं, वो तेरे को मालूम है किधर है? यही तो मैं बोला बाप। बोला, बराबर बोला। मैं बरोबर सुना। जो बोला चौकस बोला। तो चिरकुट तू करिश्मा किया बाप। ऐसा करिश्मा किया कि अगर आज कंपनी वजूद में होती तो कंपनी में मेरी ओहदेदारी खरी थी। सपने ना देख, आसमान में ना उड़, ज़मीन पर रह के बोल किधर है वो भाई? कोल्हापुर में, इरफान की बहन के घर में। शुरू से उधर ही है। तेरे को कैसे मालूम पड़ा? बाप, मेरे को मेरे को खुश करने का था, इसलिए धक्के खा खा कर मालूम पड़ा। मैं कंपनी का टेम का भीड़ू हूँ और इरफान का पुराना वाकिफ़ है। मैं इरफान से तब से वाकिफ़ है जबकि वो पहली बार तुकाराम की छत्र छाया में आया था। इतनी पुरानी वाकिफियत की वजह से इरफान के कई ऐसे फ्रेंड वाकिफ़कार हैं जो कि मेरे भी फ्रेंड वाकिफ़कार हैं। बाप, बातों से बात निकली तो मालूम पड़ा इरफान कोल्हापुर का रहने वाला था और उधर उसकी एक बहन थी।
मेरे को अंदर से आवाज़ आया कि मेरे को उधर जाना मांगता था। बाप, वो ऊपर वाला जानता है कि कैसे कैसे धक्के खाकर मैं इरफान का कोल्हापुर का पता निकाला। अर्जेंट करके कोल्हापुर गया और सीक्रेट करके इरफान के घर को वॉच किया। वहाँ मेरे को बहन की फैमिली के साथ रहती एक बाई दिखाई दी जो कि मुसलमान नहीं हो सकती थी। क्यों? मांग में सिंदूर भरती थी, बिंदी लगाती थी, मंगलसूत्र करके जो होता है वो गले में पहनती थी और मंदिर जाती थी। फिर भी तेरे को कैसे मालूम वो नीलम थी? मैं लौट के आया, इधर एक ऐसा भीड़ू तलाश किया जो कंपनी के टेम में कंपनी का प्यादा था और जिसने नीलम को तब होटल सी व्यू में देखा था जबकि कंपनी का बड़ा ओहदेदार मोहम्मद सुलेमान उसे उधर कैद करके रखा था, जबकि उसने नीलम के साथ बदफेली की थी और जब मुंबई का तब का पुलिस कमिश्नर उसे उधर से छुड़ा के लेके गया था तो उस भीड़ू को कोल्हापुर साथ लेके गया। उल्टे पांव वो नीलम को गोली की माफिक पहचाना, देखते ही बोला ये तो वही भाई है जो आजकल सोहल की खास। उसे ये भी मालूम था? बरोबर बाप। कुछ क्षण खामोशी रही। उस दौरान दफेदार अपनी थोड़ी ठकठकाता सोचता रहा और चिरकुट बड़े व्यग्र भाव से उसके चेहरे पर टकटकी लगाए रहा। चिरकुट, आखिर दफेदार बोला, खबर तो तू एन चकाचक खास निकाल के लाया, पण बोले तो अभी वो साला किसी काम का नहीं। क्या बोला बाप? तू साला लेट खबर निकाला। लेट का है बाप? सोहल की बीवी एक इंच उसके खिलाफ हथियार बनाने के काम आ सकती थी, जैसे कि पहले दिल्ली में आई और उससे पहले बखिया के होते आई। सोहल को बीवी की सलामती का धड़का, सोहल जिधर बोलो उधर हाजिर। पर अभी सोहल किधर है हाजिर होने के वास्ते? किधर भी नहीं है साला, किधर भी नहीं है। तेरे को नहीं मालूम क्या बाप? साला अखबार नहीं पढ़ता? पढ़ता है बाप, पर आज तो नहीं पढ़ा। सीधा कोल्हापुर से आया, भिंडी बाजार वाले फ़ोन पर फ़ोन लगाया, जब आई फ़ोन इधर आने का हुआ तो इधर आया। अखबार पढ़ने का टेम किधर मिला बाप? पण क्या है उसमें? क्यों तुम बोला कि सोहल किधर भी नहीं है? क्योंकि सोहल खल्लास। क्या? कल काम हो गया उसका, अभी मेरे को उसकी बेवा का क्या करने का है? साली उधर ही रो रो के मर जाएगी। ओह, पण काहे बेवा जैसी शकल बनाता है? ऐसा किधर है कि इनाम तेरे को है ही नहीं? है बाप? चिरकुट आशापूर्ण स्वर में बोला। ओहदेदार जैसा नहीं है, क्योंकि ओहदेदारी तो बखिया की बादशाहत में ही चलती थी। पण है क्या बाप? मैं तेरा जान बख्शी किया, गुस्ताखी माफ बाप, वो तो तुम पहले ही किया। ऐसा? हाँ बाप, बोले तो 27 दिसंबर को इतवार के दिन। याददाश्त चौकी है तेरी, वो तो ऐसी छेपण। अभी मैं तेरा फुल जान बख्शी किया, फुल पर प्रेशर, मालूम? मालूम। अभी मैं भूल गया तू भाई से गद्दारी किया, पीठ दिखा के भागा। अभी तू भी सेफ, तेरा कुनबा भी चकाचक सेफ। अभी तेरे को भागते फिरने का नहीं, चैन से बैठने का। बोल खुश? बहुत खुश बाप, चिरकुट मरे स्वर में बोला। थैंक यू बोलता है बाप। तो दोस्तों, ये था पलटवार नोवेल का 14वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।